मजलूमों का साथी अल्ताफ हुसैन। जी, ये भी आपने लिखा? बिल्कुल लिखा। साथ ही एक हादसा था, मैफ सेल एपीएमसो ने तरतीब दिया, मुहाजिर इलेक्शन फाइटिंग सेल। एमक्यूएम के 80% तराने मेरे लिखे हुए हैं ना। ये तराना जो इतना मशहूर हो गया, ये हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। खालिद उमर को तो फिर इतने पैसे मिले, हर सेक्टर चाहता था कि खालिद उमर आए, परफॉर्म करे, हम आपको 25,000 देंगे, कोई कह रहा है वो 25 दे रहे हैं तो हम 50 देंगे। एमक्यूएम का मारूफ तराना मजलूमों का साथी अल्ताफ हुसैन। जी, ये भी आपने लिखा? बिल्कुल लिखा। ये ख्याल कैसे आया? और ये इतना आपको अंदाजा था तराना? बिल्कुल भी नहीं है। साथी गाने की जो थोड़ी था सी वो मैं बता देता हूँ आपको। तरन्नुम से भी सुना देता। साथी एक हादसा था, हादसा इन द सेंस के 1988 मजलूमों का साथी हादसा था या साथी हादसा था? ये तराना जो इतना मशहूर हो गया, ये हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। अच्छा। और हादसाती तौर पर ये क्लिक कर गया। जैसे कि कोई भी चीज, आज जो चीज वायरल होती है, आपको लगता है कि पहले से किसी को पता होगा कि ये वायरल हो जाएगी? नहीं ना। तो वो उस वक्त कौन सा, आज भी जो फिल्मी गाने मशहूर होते हैं, किसी को गुमान नहीं होता कि ये गाना मशहूर होगा, कोई तय नहीं कर सकता कि ये वाला गाना मशहूर हो जाएगा। ठीक है। अवाम की तरफ से कबूलियत आ जाती है, वो मकबूल हो जाता है और इस तरीके से चीज आगे बढ़ती है। 1988 में एपीएमएसओ ने यह तय किया कि वो एमक्यूएम को इलेक्शंस में किसी भी तरीके से, जो उसकी एक छोटी सी कैपेसिटी थी, एक हम्बल कैपेसिटी थी, उसमें सपोर्ट करें। और उसमें यह तय हुआ कि एपीएमएसओ मैफ सेल एपीएमएसओ ने तरतीब दिया, मुहाजिर इलेक्शन फाइटिंग सेल। ओके। उसका बुनियादी काम यह था कि वो सारे लिखने पढ़ने, पोस्टर्स, बैनर्स, हैंडबिल्स, नारे और तराने और जो तख्लीकी काम, और फिर शाम को होने वाले जलसों में जो इलेक्शंस के दौरान होते थे, उसमें बसा औकात एंकर्स या कंपेयरर्स देते थे जो मुकर्रर लड़के लड़कियां होते थे, या फिर एमक्यूएम की क़यादत के आने से पहले माहौल को जरा गरमाने के लिए जो तकरीरें की जाती थी, जोशीली जज्बाती तकरीरें, वो एपीएमएसओ को नौजवान जाकर किया करते थे। हम भी उनका हिस्सा थे। तो उस दौरान 1990 में दोबारा इलेक्शन हुए। जब वो दोबारा इलेक्शन हुए 1990 में, तो एपीएमएसओ अपना काम कर रही थी, मैफ सेल अपना काम कर रहा था, बैनर्स, हैंडबिल्स, पोस्टर्स। उस जमाने में आपको याद होगा दीवार पर पोस्टर्स चिपकाए जाते थे और वो एक यहां से लेकर यहां तक एक ही पोस्टर चिपका हुआ करता था। तो वो सारे हम लोग डिजाइन किया करते थे। तो मैं एपीएमएसओ का मरकज था जिसको हम 02 कहते थे, उसके बाहर बैठा हुआ था। तो एक नौजवान को मुझसे इंट्रोड्यूस कराया गया, कहते भाई आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उठाया, मैंने कहा बैठिए, कैसे आना हुआ आपका? तो कहने लगे कि मैं सिंगर हूं। अच्छा। अच्छा ठीक है, तो हम क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? तो उन्होंने कहा कि मैं एक कैसेट निकालना चाहता हूं और मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो क्या एपीएमएसओ मुझे ये ओनरशिप देगी कि मैं एपीएमएसओ का कैसेट निकालूं और गाने गाऊं उसमें? तो हमने कहा कि सोचा तो जा सकता है, मगर हमारे पास इतना फंड नहीं है। तो उन्होंने जेब से 25,000 रुपए की गड्डी निकाली। अच्छा। हाँ, और कहा कि ये मैं लेकर आया हूं और जो खर्चा होगा वो ये कर लीजिएगा। वो खालिद उमर थे, एक नौजवान फेडरल बी एरिया का, जो कोई मारूफ सिंगर नहीं था। वो सामने आके खड़ा हो गया, मैं उसको ऑफिस के अंदर ले गया। वहां पर खालिद भाई, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात कराई। वो उस वक्त चेयरमैन एपीएमएसओ थे और इलेक्शन भी लड़ रहे थे हैदराबाद से एमएनए का। उनसे मिलाया तो उन्होंने कहा कि क्या ये हो सकता है? उन्होंने खालिद भाई कोशिश कर सकते हैं। तो खालिद भाई ने उस प्रोजेक्ट का हेड मुकर्रर किया डॉक्टर नदीम एहसान को, ठीक है, जो कि उस वक्त एपीएमएसओ के जॉइंट सेक्रेटरी थे शहूद हाशमी साहब के साथ। जो शहूद हाशमी दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी थे, तीसरी जॉइंट सेक्रेटरी नाइला लतीफ़ थी। तो नदीम एहसान के ये जिम्मे लगा कि ये प्रोजेक्ट को हेड वो करेंगे। अब हम में से किसी को कोई तजुर्बा नहीं था कि ये होगा कैसे।
तो यारों दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया। उन्होंने कहा भाईजान पहले तो कोई गाने वाने होने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर ये लिखा जाए और गाने गाए जाएं। गाने भी नहीं थे। फिर हमने ज़िंदगी में कभी स्टूडियो की शक्ल भी नहीं देखी थी कि स्टूडियो क्या होता है। तो वहाँ पर एक अलकरम स्क्वायर के सामने शरीफाबाद के फ्लैट्स थे, अल आज़म के। तो वहाँ पर पता चला कि एक साउंड इंजीनियर रहते हैं, उनका नाम था आदिल मंसूर, अब भी है माशाल्लाह, अल्लाह जीता रखे। तो उनसे राब्ता किया गया। उन्होंने कहा हाँ ये तो होता है और उसके लिए एक स्टूडियो बुक कराना पड़ता है और वहाँ आकर रिकॉर्डिंग होती है और साजिंदे बुलाने पड़ते हैं और ये होता है होता है, कैसे क्या करना है बताइए। तो कुछ था ही नहीं लिखने को, गाने को कुछ था नहीं। तो फिर हमने कहा कि चलिए उसमें फिर हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त है, खुदा गरीक़ रहमत करे, बड़े शायर थे, पीटीवी के लिए लिखा करते थे, रेहान आज़मी। तो हम और वो बड़े मारूफ थे कि वो बहुत तेज़ी से लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और यंग तरंग और ये वो सारे प्रोग्राम जो थे वो उनके लिखे हुए थे उस ज़माने में। तो हम उनके पास चले गए अंचोली। हमने उनसे दरख्वास्त की कि मतलब इस तरह जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह तो दरख्वास्त नहीं की, वो तो दोस्त था। तो मतलब एक सड़क छाप जबान में जिस तरह दोस्त से कहा जा सकता है, हमने उससे कहा कि भाईजान ये तराने लिख दीजिए। तो वो उन्होंने नहीं लिखे और साफ मना कर दिया। अच्छा। हाँ कि हम नहीं करेंगे। अच्छा फिर उन दिनों कुछ अय्याम अदा भी थे, तो रेहान टीवी और के यंग तरंग और ये प्रोग्राम छोड़कर वो सिर्फ उन्होंने अपने आप को रसाई अदब के लिए मखसूस कर लिया था। ठीक है कि अब मैं सिर्फ नौहे मनक़बत मरसी ये सब लिखूंगा, मैं गाने वाने नहीं लिखूंगा। उस वक्त तक वो खुद को पाबंद कर चुके थे। तो उन्होंने जो बेतकल्लुफ़ दोस्तों में होता है बड़ा बुरा भला कह के ठीक है हमें भगा दिया, बल्कि ताना दिया कि तुम खुद क्यों नहीं लिखते, खुद लिखो। अच्छा उस वक्त मतलब तैश में आकर हमने ये फैसला किया कि ठीक है हम खुद लिख लेंगे। हम कही आए उनसे कि हम खुद ही कर लेंगे। अच्छा हाँ मतलब हम आप पर वो बेचते हम खुद कर लेंगे। पर अब मरकज आ गया, अब सोच में पड़ गए कि अब कह तो आए अब करेंगे क्या। खैर वो लिखने शुरू किए। फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी रिकॉर्डिंग्स खुद करते, नई मौसीकी बनती। उसका एक तरीक़ाकार ये निकला कि पुराने गाने निकालो हाँ और उसकी धुन पर मीटर फिट करो हाँ और गाने बनाने शुरू कर दो। हाँ। ये किसने आइडिया दिया आपको? ये तो हमारा ही आइडिया था कि इस तरह अब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नई कंपोजिशंस के पैसे नहीं है। ठीक है। जब तक नदीम हसन जो थे वो सारा स्टूडियो का कर चुके थे, उसके फाइनेंसेस को देख चुके थे कि भाई इतने पैसे में हो जाएगा नहीं होगा। खैर 90 में 25,000 बड़ी रकम होती थी और वो भी तलबा के लिए ख़ास तौर पर। तो वो नीचे एक कैसेटों की दुकान थी अलकरम स्क्वायर के नीचे, उससे कैसेट जो खुले हुए थे उसके वो सब उधार मांग लिए। अच्छा 50-60 कैसेट लाकर APMSO के ऑफिस में रख लिए और वो टेप रिकॉर्डर वो नहीं होता था, कड़क करके खुलता था, उसमें कैसेट डाला TDK का और बजा के सुन रहे हैं। अब वो सुबह से लेकर रात तक गानों की सिलेक्शन हो रही है कि किस गाने की धुन पर शायरी की जाएगी। अच्छा। खैर वो कुछ हो गई, कुछ स्टूडियो उठा के ले गए। स्टूडियो में खालिद उमर ने गाना शुरू कर दिया, यहां तक के 9 तराने बन गए। ठीक है। अभी ये वाला नहीं बना है? ये वाला अभी भी नहीं बना है। मैंने जो आपसे कहा था ना कि ये एक हादसा था, ये कैसे हुआ वो बता रहा हूं मैं। 9 तराने बन गए। अब जब वो बन गए तो 3 दिन 3 रातें स्टूडियो में पड़े पड़े हमें हो चुका था। मैं, खालिद उमर, नदीम हसन आ रहे थे जा रहे थे, हम स्टूडियो में ही पड़े थे। अब वहां पर खालिद उमर का शीन काफ दुरुस्त करने के लिए कोई लफ्ज उनसे अदा नहीं हो पा रहा, तो वो काम भी आप कर रहे थे? वो काम भी हम कर रहे थे कि वो लफ्ज तब्दील करें, क्योंकि वो टीम वर्क था, एक्सप्रिट ही कुछ और थी। सही है। बस वो जीत की धुन सवारती के कुछ करके दिखाने वाली कहानी ना। और 9 तराने हो गए। जब 9 तराने हो गए तो मतलब उस वक्त तक बिल्कुल दिमाग माऊफ हो चुका था और थक के चूर थे। तो आदिल मंसूर आए, उन्होंने कहा जी 9 तराने हो गए, अब एक और लिख लीजिए। और उस वक्त मेरी जहनी तौर पे बस हो चुकी थी, बस कि अब नहीं कर सकता मैं। अच्छा।
वहीं तराने लिखना, वहीं। अच्छा, वो 9 के 9 भी आप नहीं लिखे थे? 9 के 9 भी लिखे थे मैं, नहीं। अच्छा। MQM के 80% तराने हाँ। मेरे लिखे हुए ना, तो वो 9 के 9 लिखे थे। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो नदीम एहसान, डॉक्टर नदीम एहसान करें, नहीं नहीं, एक, मैंने गुस्से में आकर कहा कि भाई एक तराना रिपीट कर दो उसमें, क्योंकि 10 गानों का कैसेट होता था। सही है, 5 एक तरफ, ए 5 एक साइड, तरफ, 5 5 बी एक साइड। हाँ तरफ, A सही है। साइड B साइड। मैंने कहा भाई रिपीट कर दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं रिपीट नहीं हो सकता, एक और लिख दो। मैंने कहा भाई मैं टूट गया हूँ, थक गया हूँ जहनी तौर पे, 3 दिन 3 रातों की जगार है और मुसलसल हम रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नदीम एहसान ने कहा कि नहीं लिखना तो पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा फिर हमारी शर्त है। उन्होंने कहा हाँ बताओ शर्त क्या है। मैंने कहा हम वापस अपने दफ्तर चलते हैं, क्योंकि 10वां गाना सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता था कि उसमें किससे 10 करना है? गाने होंगे। 10वां गाने कैसेट वहाँ पड़े, 10वां गाना सेलेक्ट करते हैं, मगर हमारी शर्त यह है कि पहले वो नीचे जो पठान के होटल से चाय पराठा मिलता है, वो खिलाना है। क्योंकि सुबह के 5 बजे रहे थे, सही है। कि वो खिलाएंगे आप। उन्होंने कहा, डन। उनकी बाइक पे बैठे अलकरम आ गए, वहाँ चाय पराठा खाया। उसके बाद जो APMSO का 6th फ्लोर पे ऑफिस है, उसमें 3 ही कमरे थे, एक वो था, फ्लैट था। तो जिस कमरे में वो सारे कैसेट बिखरे हुए थे, वो शोबा तालिबात का कमरा था, अच्छा। जो शाम को हमारे कब्जे में होते थे, शाम से लेकर सुबह तक, क्योंकि वहाँ कैसेट सब बैठ के सुन रहे होते थे सही है। और गाने सेलेक्ट कर रहे होते। तो मैंने डॉक्टर नदीम एहसान से कहा कि एक शर्त मेरी और भी है। कह रहे हाँ बताओ। मैंने कहा इसकी खिड़की खोल दीजिए, आप सिगरेट पिएंगे। अच्छा। क्योंकि APMSO के मरकज में सिगरेट वॉज नॉट अलाउड। ठीक है। तो हमने कहा सुबह के 6 बज रहे हैं, कौन पूछेगा, खिड़कियां खोल दें, जब तक तालिबात आएंगी, बाजी आएंगी, हवा हवा सब क्लियर कर चुकी होगी तो पकड़े भी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक। अब वहाँ पर बैठ कर डॉक्टर नदीम एहसान और मैं गाने सुनते रहे, गाने सुनते रहे, गाने सुनते रहे, कोई समझ में नहीं आ रहा था। एक वक्त आया कि वहीद मुराद साहब पे पिक्चर आया, फिल्म आया गया, एक जो गाना था, तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर, उस पर मैंने कहा बस यहाँ रुक जाए, इस पर लिखेंगे, उस पर वहीं 10 मिनट में लिखा। अच्छा, और 10 मिनट के अंदर? हाँ हाँ, मतलब जब लिख उतरती है तो फिर ऐसे ही उतरती है ना, किसी पर भी उतरे। हाँ। तो 10 मिनट में लिखा और वापस स्टूडियो भागे। अच्छा। अब वहाँ रिकॉर्ड करा दिया इसको, 10वां गाना हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कैसेट कोई रेल सेरेमनी भी नहीं की? और कुछ, बस मतलब वो वहीं स्टूडियो में जो कुछ हुआ वही हुआ। ठीक है। तो उसके बाद खैर गाना रिकॉर्ड हो गया। अब हमें पता चला कि भाई वहां पर तो कैसेट की बोली लगती है। इसका मतलब ये है कि वो जो कैसेट रिकॉर्डिंग कंपनीज होती हैं, वो आपसे उसके कॉपीराइट खरीदते हैं। और कॉपीराइट कैसे खरीदते हैं कि वो जो कैसेट हुआ करता था, उसका जो कवर होता था, वो कवर, मतलब 50,000 कवर दे दो, 20,000 कवर दे दो। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 20,000 कैसेट आपसे खरीद लिए। तो वो लोग आने शुरू हो गए, व्यापारी। इलेक्शन का जमाना था, उनको इलेक्शन के गाने चाहिए थे। अब चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हों, तो MQM के लिए भी आ गए वो। अब वहां पर उस एक फ्लैप की बोली लगनी शुरू हुई। तो किसी ने कहा 1.5 रुपया पर फ्लैप, किसी ने कहा 2.25 रुपए पर फ्लैप, इस तरीके से बोली लग रही थी। तो एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं 2 रुपए दूंगा। खुश, क्योंकि हमने फौरन कैलकुलेट किया, ये 50,000 कैसेट मांग रहा है, अगर 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख देगा रुपए होंगे। तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है। 50,000 ज़रबे 2, हाँ 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी हमारी, 25,000, और वो भी खालिद उमर की। सही है। APMSO की इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो हमारी तो आंखें चमकने लगी। मगर डॉक्टर नदीम एहसान ने कहा नहीं नहीं, ये तो 2 के बजाय 2.5 करो, और इस तरह वो, क्योंकि प्रोजेक्ट हेड वो थे तो मैनेजमेंट सारी उनके पास थी। उसने कहा एक शर्त पे करूँ। तो बताओ। कह रहे ये जो आखिरी वाला गाना है ना, इसको पहला कर दो। और वो आखिरी गाना जो था वो साथी था। अच्छा। हमने कहा भाई हमें क्या फर्क पड़ता है,
अच्छा, आपको तो वैसे भी नारे से कोई उम्मीद नहीं थी? मतलब हमें किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी भाई। अच्छा। मैं क्या, किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा। नदीम हसन ने फैसला किया कि हाँ ठीक है, कर दो। और वो कैसेट हमने 50,000 उसके फ्लैप प्रिंट के ऊपर दे दिए। हाँ। वहां से कैश आ गया। हमारी तो मतलब चांदी हो गई कि हमने जिंदगी में पहली बार एपीएमएसओ ने कोई कारोबार किया, और अब ये लाख रुपए जाके हम एमक्यूएम के मरकज में डोनेट करेंगे एपीएमएसओ की तरफ से, अच्छा, कि ये हमने कमाया है और ये हमारी तरफ से इलेक्शन फंड है। 25,000 रुपये वापस नहीं किए खालिद उमर का? नहीं, वो तय था कि वो खालिद उमर को शोहरत मिलेगी, हाँ। हमें कैसेट मिलेगा। सही है। मकबूलियत किसको मिलेगी ये अल्लाह को पता। सही है। तो ये तो ऐसे ही था। अच्छा, वहां से रेहान आजमी और आमिर खान बचपन के दोस्त थे, एक मोहल्ले के, सही है। लियाकताबाद के। रेहान आजमी ने हमें मना कर दिया, आमिर खान को मना नहीं कर सके वो। आमिर खान उनको ले गया और उन्होंने पूरा कैसेट लिखवा लिया। वो कोई और कैसेट लिखवाया? कोई और कैसेट लिखवाया जो उस वक्त का जोन सी निकाल रहा था। अच्छा। हमें पता ही नहीं था जोन सी बहुत पावर, एमक्यूएम बहुत पावरफुल थी, एपीएमएसओ इतनी सी थी। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब इलेक्शन शुरू हुए, हाँ। तो बंस रोड सेक्टर ने पहली बार ये तराना अपने जलसे में बजा दिया। सही है, फ्रेस्को चौक के बराबर में। फ्रेस्को चौक के ऊपर, एग्जैक्टली 1990। और बस वहां से जो इस तराने को मकबूलियत के पर लगे हैं, हम्म। फिर वो सिलसिला नहीं थमा। और हर जगह फिर वो डॉन जैसे अखबारों ने उसको नेशनल एंथमिक सॉन्ग ऑफ मुहाजिर और ये और वो पता नहीं क्या क्या उसके बारे में लिखा गया। मगर ये कि ये है उसकी जो ट्रू स्टोरी है। तो भाई खालिद उमर की भी शोहरत उसी गाने से। खालिद उमर को तो फिर इतने पैसे मिले, इतने पैसे मिले, हर सेक्टर चाहता था कि खालिद उमर आए, परफॉर्म करे, उसको पैसे वो ऑफर किए जाते थे। हम आपको 25,000 देंगे, कोई कह रहा है वो 25 दे रहे हैं तो हम 50 देंगे, कोई वो कह रहा है 50। लाइव सुनाए आप लाइव सुनाए। ठीक है। तो वो फिर तो पर लग गए। अच्छा। और ये है उसकी तारीफ।